and what are contract and This call is now being recorded. now in that we have studied about actin and myosin structures and regulatory protein structures of troponin and tropomyosin. So basically now actin is made up of two filament chain called F-actin. F-actin is made up of single unit of monomer called G-actin. एक को जी एक्टिन बोलते हैं, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स को एफ एक्टिन बोलते हैं, जो कि हमने देखा था। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दूर पे थ्री सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जी एक्टिन, सॉरी, ट्रोपोनिन। तो आपको दो पहले तो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे सर्कल से बने हुए ग्लोबुलर, शो यू दिस वन, ये हमने कल भी देखा था। ये सारे क्या है, एक्टिन के जी एक्टिन प्रोटीन है और बहुत सारे जी एक्टिन मिलके एक एफ एक्टिन बनाते हैं। नेक्स्ट उसके ऊपर ट्रोपोनिन है, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का बैंड दिख रहा है आपको वो ट्रोपोमायोसिन है। मायोसिन की बात करें तो मीरोमायोसिन के दो यूनिट से बना है मायोसिन। उसके हेड के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं दो, एक मायोसिन एक मीरोमायोसिन के अंदर दो एटीपी बाइंडिंग साइट है और बीच में एटीपीएस एंजाइम साइट है। हेड और नेक को टुगेदरली वी कॉल्ड क्रॉस आर्म, एंड क्रॉस आर्म जो है उसको हेवी मीरोमायोसिन बोलते हैं। पेरास्टेल को एलएमएम या लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं। नाउ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, व्हाट इट टेल इज कि मायोसिन जो है, सबसे पहले सार्कोमियर क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ये दो जेड बैंड्स के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक सार्कोमियर के पास दो वॉल्स हैं, आप देख पा रहे हो, दोनों वॉल्स को हम जेड बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड बैंड। आप जेड लाइन भी बोल सकते हो बट हम जेड बैंड यूज करते हैं। तो जेड बैंड दो साइड में आपको दिख रहे हैं। सेंट्रली प्लेस है एक थोड़ा सा स्ट्रेंथफुल और नॉन इलास्टिक मेम्ब्रेन जिसको हमने एम लाइन बोला है। तो एम लाइन स्ट्रेंथ है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है उसके अंदर, बिकॉज इट हैज फाइब्रस लेयर। फाइब्रस में भी कौन सा, कोलेजन लेयर। वेरस रेड लाइन जो है उसके अंदर इलास्टिसिटी है, मतलब उसके अंदर इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट है। नाउ फर्दर मायोसिन जो है वो पूरा का पूरा हम उसको ए बैंड भी बोलते हैं। मायोसिन इज कॉल्ड ए बैंड। हियर ए डजंट मीन्स एक्टिन, ए मिल्ड मीन्स अनाइसोट्रोपिक। ये एक स्टेनिंग प्रॉपर्टी की फीचर्स है मायोसिन का। तो चाहे मैं मायोसिन बोलूँ, चाहे मैं ए बैंड बोलूँ, चाहे मैं हेवी चेन बोलूँ, तीनों टर्म विल इंडिकेट मायोसिन। सिमिलरली अगर मैं आई बैंड बोलूँ, एक्टिन बोलूँ या लाइट चेन बोलूँ, इट इज ऑल्सो वन एंड द सेम। नाउ दो जेड लाइन के ऊपर आधे आधे अटैच है, आधे ये साइड आधे ये साइड, आई बैंड्स, आधा हाफ इस साइड हाफ इस साइड। एंड सेंटर में जो लाइन है उसको हम लोग एम लाइन बोलते हैं। एम लाइन के ऊपर पूरा का पूरा ए बैंड अटैच है। तो जो आपको ब्लूइश कलर का पार्ट दिख रहा है दैट इज ए बैंड, जिसको हम मायोसिन भी बोलते हैं। एंड जो जेड बैंड्स के ऊपर हाफ हाफ दिख रहा है, यू कैन सी हियर हाफ आई बॉन्ड हियर एंड हाफ आई बॉन्ड देयर, ये हाफ इस साइड एंड हाफ इस साइड। ओके, तो ऐसे एक सार्कोमियर के अंदर जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर तीन ए बैंड है एंड सिमिलर पेयर में लेफ्ट एंड राइट साइड में एक्टिन के हाफ हाफ फ्रैगमेंट ना। अब ये स्ट्रक्चर देखोगे थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रहा है। जो ए बैंड है वो ओवरलैप हुआ है किसके थ्रू, एक्टिन के थ्रू। तो नॉन ओवरलैपिंग पार्ट जो है ए बैंड का, जिस पे आई बैंड ने ओवरलैप नहीं किया है,
हमने उसको एच जोन बोला है। क्या बोला है? एच जोन। आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो दो बीच का स्पेस है, कौन सा? जो दो बीच का स्पेस है आई बैंड के बीच में, जिसमें ए बैंड पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, उसको हमने एच जोन बोला है। क्या बोला है? एच जोन। ओके। एंड ये मायोसिन है, ये एच जोन है। ए बैंड एच जोन का वो पार्ट है जो नॉन ओवरलैपिंग है। एंड इफ वी टॉक अबाउट एक्टिन का जो पार्ट ओवरलैप नहीं हो रहा है मायोसिन से, उसको हमने आई बैंड बोला है। तो आई बैंड एक्टिन का वो पार्ट है जहाँ पे मायोसिन ओवरलैप नहीं कर रहा है, एंड एच जोन वो पार्ट है जो वहाँ पे मायोसिन ओवरलैप नहीं कर रहा है एक्टिन से। तो इन शॉर्ट दोनों भी पर्सनल स्पेस हैं एक्टिन और मायोसिन के, जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आपको एरियाज पता रहेंगे तभी मैं बोलूँगा कि ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको पहले ये एरियाज क्लियर होंगे। तो कुछ नहीं, दो जेड बैंड है कॉर्नर में, सेंटर में एक एम लाइन है, एम लाइन के ऊपर अटैच है एक्टिन, सॉरी ए बैंड अटैच है, या तो उसका दूसरा टर्म है मायोसिन। एंड जेड बैंड्स पे कॉर्नर की तरफ अटैच है हाफ एक्टिन इस साइड, हाफ एक्टिन अपोजिट साइड। उस एक्टिन पे नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है आई बैंड, एंड तो मायोसिन के ऊपर या ए बैंड के ऊपर नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है एच जोन। ओके। नाउ इसी फॉर्मूले को अगर हम शॉर्ट करके लिखें तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला? सार्कोमियर में एस स्टैंड फॉर सार्कोमियर इज इक्वल टू हाफ आई बैंड प्लस ए प्लस हाफ आई बैंड। तो इसका, और जनरली स्ट्रक्चर में 3 मायोसिन और 6 एक्टिन आते हैं। तो एक सार्कोमियर के बॉक्स को हमने सिंप्लीफिकेशन के एरो से लिखा है, दिस इंडिकेट सार्कोमियर का जेड बैंड। ओके। तो S is equal to half I plus A plus half I, 3 myosin and 6 actin. Now mechanism of muscle contraction. Muscle contraction कैसे होता है, how it acts and how it work, हमें वो देखना है। तो पहला, नर्वस सिग्नल अराइव एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सबसे पहले नर्व का जो सिग्नल होता है वो कहाँ पे आता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आता है। नेक्स्ट, Na प्लस आयंस एंटर्स द सार्कोलीमा। सार्कोलीमा का मतलब होता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी स्ट्रक्चर की, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मसल के केस में हम उस टर्म्स के अंदर सार्को शब्द लगा देते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं किसी और सेल की बात करूं तो वहां पे साइटोप्लाज्म होगा, बट मसल्स के केस में वो सार्कोप्लाज्म हो जाएगा। अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं किसी और सेल में, तो अगर वो मसल का सेल होगा तो देयर इट विल बी कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बाहर हम सेल मेम्ब्रेन यूज करते हैं किसी और सेल्स के लिए, तो मसल के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोलीमा। तो ये कुछ टर्म्स है, आपको सार्को शब्द यूज करना पड़ेगा एज प्रीफिक्स। नाउ सबसे पहले सिग्नल जनरेट होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मसल जो है एक्साइटेबल टिश्यूज है न्यूरॉन के साथ। तो नर्व जैसे ही सिग्नल लेके आता है, कैसे लेके आएगा उसकी जस्ट बात के टॉपिक है। अभी आपको याद रखना है कि नर्व ही जब बोलता है देन वी कैन कॉन्ट्रैक्ट। हम हमारे मर्जी से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स सब मायोजेनिक, मायोजेनिक का मतलब होता है दे कैन बी सेल्फ कॉन्ट्रैक्टेड, तो दे कैन रेगुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, बट बाकी स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स कैन नॉट रेगुलेट देमसेल्व्स। सो उनको नर्व सिग्नल देता है, देन ओनली दे कॉन्ट्रैक्ट। नाउ न्यूरल सिग्नल अराइव्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसकी वजह से सोडियम आयंस एंटर करते हैं। इस टर्म को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। Now sarcoplasmic reticulum releases calcium ion. What does it release? It releases calcium ions, जिसकी वजह से कैल्शियम ट्रेवल्स इनटू द सार्कोमियर। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकला तो वो कैल्शियम कहाँ गया? सार्कोमियर्स के पास गया। सार्कोमियर मतलब वो जो बॉक्स हमने भी पढ़ा, वहां पे भी जाके वो कैल्शियम जो है किसके साथ बाइंड करता है? ट्रोपोनिन।
ट्रोपोनिन वो 3 सर्कुलर स्ट्रक्चर रेगुलेटरी प्रोटीन है जो एक्टिन के ऊपर बैठा था। उसमें से एक 3 में से एक सर्कल कैल्शियम को बाइंड करता है। नाउ कैल्शियम के बाइंड करने के बाद स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है? अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट। नाउ मायोसिन हाइड्रोलाइसिस, मायोसिन जैसे ही अनमास्किंग हो जाता है एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट। डू रिमेम्बर मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है, एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट थी। मायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट हमेशा से फ्री रही है, जबकि एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट हमेशा से ही मास्क रही है ट्रोपोनिन से। एक बार ये स्ट्रक्चर देख लो, ये मायोसिन के स्ट्रक्चर पे ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है। एक्टिन बाइंडिंग साइट ये हमेशा से ओपन रही है, यू कैन सी क्लियरली दोनों सर्कल्स ओपन है। बट एक्टिन के ऊपर जहां जहां मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर ये 3 डॉट जो आप ट्रोपोनिन देख रहे हो उसने इट हैज मास्क इट, या उसको मास्क करके रखा है, जिसकी वजह से मायोसिन डायरेक्टली एक्टिन से अटैच नहीं हो पाता है नॉर्मल केस में। और जब नर्व सिग्नल आता है तो कैल्शियम आके इस ट्रोपोनिन पे बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स है ये अनमास्क हो जाते हैं, या ये कहीं और चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन का ओपन हो जाता है। इसका फायदा उठाते वक्त मायोसिन जो है व्हाट इट डू, इट डायरेक्टली हाइड्रोलाइज, उसके पास एटीपी रहता है, क्योंकि हमने देखा मायोसिन के हेड पे एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है। तो एटीपी अगर उसने पकड़ के रखा है देन that ATP is broken down or hydrolyzed into diphosphate. From triphosphate, it's hydrolyzed into diphosphate plus ionic phosphate. ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट लॉस होती है। हीट लॉस होने की वजह से उसको एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो एक्टिन से बाइंड कर लेता है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, 4 स्मॉल डायग्राम्स हैं, वो वही इंडिकेट कर रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो सबसे पहले क्या हुआ, जस्ट क्विक रिकैप। पहले नॉर्मली दोनों रिलैक्स बैठे थे, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट मास्क था, जबकि मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स ओपन थे। पर जैसे ही कैल्शियम आके बाइंड करता है, कैल्शियम कहाँ से आया? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वहाँ से वो सार्कोमियर के अंदर आने के बाद ट्रोपोनिन ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया और अनमास्क हो गया मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। इसका फायदा उठाते वक्त मायोसिन ने अपना एटीपी को हाइड्रोलाइज कर दिया एडीपी और आयोनिक फॉस्फेट में, जिसकी वजह से एनर्जी निकली। दैट एनर्जी लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड ऑन एक्टिन। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? मायोसी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। आप देख पा रहे हैं मैंने वहाँ स्टार मार्क भी लिखा है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। फिर उसकी वजह से मसल्स जो है वो इंटरनल की तरफ स्ट्रेच लेंगी या इंटरनल की तरफ पुश करेंगी टूवर्ड्स एम लाइन। उसकी वजह से एक्टिन जो है मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाएगा। डू रिमेम्बर, स्लाइडिंग हमेशा एक्टिन करता है, मायोसिन जगह पे ही रहता है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जो मायोसिन के हेड से उन्होंने एक्टिन को अपनी तरफ पुल किया। दिस स्ट्रक्चर में हमेशा ये कब तक होता है? जब तक पूरा का पूरा फुल कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए। जिस टाइम फुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उस टाइम पूरा का पूरा आई बैंड एंड एच जोन खत्म हो जाएगा। ए बैंड वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि वो बिल्कुल भी मूव नहीं किया है, बट जेड बैंड भी छोटा हो जाएगा क्योंकि उसने मूव किया है। तो जेड बैंड, आई बैंड एंड एच जोन ये तीनों फुल्ली कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में खत्म हो जाते हैं। देयर इज नो सरफेस लेफ्ट। जबकि जब रिलैक्सेशन होती थी ये फिर से अपनी जगह पे वापस आया था। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी 3 पोस्टुलेट्स बताती है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला, एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन बाय द हेड ऑफ द मायोसिन। नेक्स्ट, मायोसिन खुद कभी स्लाइड नहीं करता, इट नेवर एवर स्लाइड्स इन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, हमेशा एक्टिन ही स्लाइड करेगा। फुल्ली कॉन्ट्रैक्शन स्टेट के अंदर एच जोन, आई बैंड एंड जेड लाइन या जेड बैंड खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म हो जाता है।
नो देयर इज नो मेजरमेंट्स लेफ्ट, मतलब फुल्ली कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में 3 जो बैंड्स और जोन्स है वो खत्म हो जाते हैं। कौन सा जोन नॉर्मली बिफोर कॉन्ट्रैक्शन से लेके आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन तक कांस्टेंट रहता है, वो कौन सा होता है? वो हमेशा ए बैंड होता है या मायोसिन। नाउ रिलैक्सेशन कैसे होता है मसल की? ब्रेकेज ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ये न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होता है, रीपोलराइजेशन होता है, कैल्शियम रिटर्न हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ट्रोपोनिन बाइंड्स टू मायोसिन बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन, मसल्स रिटर्न टू इट्स नॉर्मल प्लेस। अब ये प्लेस पे अपने वापस कैसे आए? जब फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड थे। मसल्स आर इलास्टिक, इलास्टिक चीज़ें जो जहाँ पे कितना भी स्ट्रेच कर दो, जहाँ से वो इनिशिएट हुई थी वहाँ पहुँच जाती हैं। तो इस प्रॉपर्टी से जब कैल्शियम हट जाएगा, फिर से मास्किंग हो जाएगी ट्रोपोनिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट्स पे एक्टिन के। उस टाइम पे फिर से जो जेड बैंड है, एच जोन है, आई बैंड है, वो फिर से अपनी जगह वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर से पहले जैसा सिचुएशन अराइज होगा। तो ये कुछ एंडिंग है जो मैंने लिखा था कि आई बैंड, एच जोन एंड जेड लाइन ऑलवेज श्रिंक्स या डिसअपियर्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, whereas A band always retain its shape। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो मैंने बोला सिग्नल आता है, तो कैसे आता है? ये नर्व है, ये जो नर्व है इसके एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं वाया सिनेप्टिक वेसिकल, ये हम न्यूरल केमिकल में पढ़ेंगे। तो वाया सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या रिलीज होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। इस न्यूरोट्रांसमीटर को हम बोलते हैं ACH, एसिटाइल कोलिन। क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन। और उसके ऐसे मसल के बाहर रिसेप्टर होते हैं, आपको रिसेप्टर्स दिख रहे होंगे बहुत सारे। मैंने ऐसे पोल जैसा वाई शेप का बनाया है। नाउ इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ऊपर जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है वेसिकल से, वो लोग यहाँ ट्रैवल करते हैं। ओके, ये रिसेप्टर है, यहाँ पे ट्रैवल करके मान लो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से आया ऐसा। उसके बाद क्या होता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है जैसे एसिटाइल कोलिन आता है, यहाँ पे एक चैनल ओपन कर देता है, सोडियम पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। इससे क्या होता है? सोडियम ओपन होता है और बाहर से सोडियम का इनटेक होता है अंदर की तरफ। ओके, सोडियम अंदर आ गया, देन व्हाट विल हैपन? सोडियम के अंदर आने की वजह से अंदर डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको आप लोग इजी वर्ड में सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हो। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कैल्शियम रिलीज करता है एंड कैल्शियम गोज टू सार्कोमियर। इसके बाद का प्रोसेस हमने यहाँ पे जो पढ़ा है, देखो, न्यूरॉन सिग्नल अराइज, कैल सोडियम की एंट्री हुई सार्कोलेमा में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकला, कैल्शियम बाइंड किया कैल्शियम बाइंडिंग साइट को, अनमास्किंग हुआ मायोसिन बाइंडिंग साइट, देन मायोसिन ने एटीपी तोड़ के उसको अटैच किया, then cross bridge formation, then stroke, then sliding of action of actin on myosin, but not ever on myosin on actin। मायोसिन कभी स्लाइड नहीं करता, सिर्फ एक्टिन करता है, वो भी मायोसिन पे, और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, नाउ द जंक्शन formed between the neural and muscle is called neuromuscular junction। ये जो एरिया है इतना, दिस, इसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, क्योंकि न्यूरॉन्स के एंडिंग या टर्मिनल पोर से लेके मसल्स के प्लेट के स्टार्टिंग को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। फंक्शन, द जंक्शन फाउंड बिटवीन टू टर्मिनल न्यूरॉन्स एंड द मसल्स इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द जंक्शन फाउंड बिटवीन टर्मिनल न्यूरॉन्स एंड मसल्स इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये मसल वाला पार्ट जो था वो एंड हुआ। नाउ वी विल स्टार्ट विद स्केलेटल सिस्टम, बट जस्ट रिमेंबर, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में ये नॉर्मल स्टेट है। जिस टाइम फुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसका एनसीईआरटी में डायग्राम आप देख भी सकते हैं। ये जो आई बैंड है यहाँ तक आ जाता है, ये वाला भी इधर तक आ जाता है। तो उस टाइम क्या होगा? पूरा का पूरा आई बॉन्ड जो पहले यहाँ खाली था वो यहाँ शिफ्ट हो गया है, और जेड बैंड यहाँ आ जाता है। तो व्हाट हैपेंस?
एच जोन, आई बैंड एंड जेड लाइन दोनों कम हो जाते हैं। देखो यहाँ से जेड लाइन कम हो गया, यहाँ से एच जोन सॉरी आई बैंड कम हो गया, और यहाँ से ये पूरा कम हो जाता है एच जोन। तो ये तीनों भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये प्रोसेस में कैल्शियम का, एटीपी का, सोडियम का और एसिटाइलकोलिन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक भी ना रहे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन अटक जाती है और या पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद स्केलेटल सिस्टम। चैप्टर जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले था मस्कुलर पार्ट, सेकंड है स्केलेटल एंड थर्ड है जॉइंट्स। अभी हम स्केलेटल पार्ट करेंगे। तो स्केलेटल पार्ट की बात करें तो जैसे हमारे पास 639 मसल्स हैं, वैसे हमारे पास 206 बोन्स हैं। और बोन्स हमारे बॉडी का अच्छा खासा डेंसिटी फॉर्म करते हैं, प्लस मूवमेंट के लिए एक सीमेंटिंग वर्क प्रोवाइड करते हैं मसल्स को। नाउ स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम रिब्स को या सॉरी और टाइप ऑफ बोनी स्केलेटन को काउंट करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम टोटल 206 बोन से बना है, जिसके दो पार्ट है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल जो है उसके अंदर टोटल बोन्स हैं 80, वेरस अपेंडिकुलर उसमें टोटल बोन्स है 126। ये पहले तो याद रखना पड़ेगा कि अपेंडिकुलर में 126 एंड एक्सियल के 80। नाउ व्हाट हैपेंस, स्कल, एक्सियल में कौन कौन से आते हैं, स्कल आता है, रिब्स आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है एंड स्टर्नम। रिब्स वी नो 24, वर्टिब्रल कॉलम 26, ये कितना हो गया 50, एंड स्टर्नम 1 एंड स्कल्स जो है वो टोटल 29 बोन्स है। तो ये 50 और ये 30 हो गया 80। ओके, तो इन्होंने स्कल के बोन्स को भी लिखा है क्रेनियम में 8, फेशियल में 14, अदर्स में 7। अपेंडिकुलर की बात करें तो टोटल बोन्स 120 है, जिसमें से दो हाथों में जो पैर है उसके अंदर सॉरी दो हाथों में जो बोन्स है वो है 120, एंड दो जो पैर है उसके अंदर जो बोन्स है उसके अंदर भी 30 है। तो टोटल लिम्स का 30 क्योंकि 2 हैंड्स 2 लेग्स हैं, तो एक में 30 है, तो इंटू 4 कर दो तो 120 बोन्स तो लेग्स के और पैर के ही हो गए या लिम्स के हो गए। बचे हुए 6 जो है वो गर्डल्स बनाते हैं। पेल्विक गर्डल में 2 बोन लगते हैं, पेक्टोरल गर्डल में 4 ये लगते हैं व्हाट बोन्स। तो टोटल अपेंडिकुलर में हो गया 126, जिसमें से 120 या मेजर पार्ट तुम बोल सकते हो किसका होता है, लेग्स का अपेंडिकुलर में, और हैंड्स का। सिर्फ 6 बोन्स होती हैं किसकी, ग्लाइडर्स की, जो हम नीचे की तरफ पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्सियल के। एक्सियल में भी स्कल वगैरह को, दे आर क्वाइट इजी। सबसे पहले स्कल, एक्सियल स्केलेटन, द स्केलेटन फाउंड अंडर द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी। एक्सियल हमने इसका नाम कैसे रखा, मान लो अगर मैं किसी ह्यूमन बॉडी को सेंटर से कट करूं, जैसे हमने सिमेट्री में देखा था, बायलैटरल सिमेट्री, तो सेंटर से दो हिस्सों में कट हो जाएगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज, कि हमने इसको एक्सियल बोला बिकॉज वो सेंटर से पास होता है। नॉस्कल में टोटल 29 बोन्स हैं, उसमें से 22 मेजर हैं। 22 मेजर कौन सी हैं, 14 फेशियल बोन्स हैं एंड 2 14 फेशियल बोन्स है एंड लगभग 10 के 8 के आसपास क्रेनियम बोन्स है। 14 फेशियल, 8 क्रेनियल और 7 एसोसिएट, ये सब मिला के 29 हो जाते हैं। नॉस्कल की बात करें तो सबसे पहले आपको जो सबसे पहला बोन दिख रहा है वो फ्रंटल है, जो फ्रंट लोब ऑफ सेरिब्रम को कवर करते हैं। सेकंड बोन है फ्रंटल के बाद 2 पैराइटल, एक इथमोइड, एक स्पिनोइड एंड 2 टेम्पोरल। तो टोटल स्कल बोन्स हो गए 8। कैसे याद रखना है, 2 पैराइटल, जहाँ पे आशीर्वाद देते हैं हम हमेशा देखते हैं कि हमारे एल्डर्स हमें 2 हाथों से आशीर्वाद देते हैं, तो 2 हैंड्स तो 2 पैराइटल रीजन। हमारे पास 2 कान है तो 2 टेम्पोरल रीजन, ऐसे याद रखना है। तो कितने हो गए 4,
एक फ्रंटल हो गया 5, एक पीछे का ऑसिपिटल हो गया 6। बाकी के जो दो है इथमॉइड एंड वोमर, वो दोनों स्पेशली स्पेशल बोन्स हैं। जैसे इथमॉइड की बात करें तो आइस के पीछे की तरफ लोकेशन होता है बट अनपेयर्ड होता है। एंड अगर बात करें नेक्स्ट वाले की स्पिनॉइड की, तो स्पिनॉइड भी एक स्पेशल बोन है जो बेस ऑफ द स्कल बनाता है। व्हाट इट फॉर्म्स बेस ऑफ द स्कल। स्पिनॉइड ही एक ऐसा बोन है जो हर एक क्रेनियल मसल से अटैच है। मतलब स्पिनॉइड्स जो है वो फेशियल से अटैच है, स्पिनॉइड जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ऑसिपिटल अटैच है, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्पोरल अटैच है। और यहाँ पे स्पिनॉइड का छोटा सा पार्ट साइड में दिख भी रहा है स्पिनॉइड। इसके अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी लाई करता है, इसलिए सबसे वीकेस्ट जोन है। हम लोग हेलमेट जो पहनते हैं वो डेफिनेटली इसलिए होता है कि वो इस वाले वीकेस्ट रीजन को कवर कर रखे। क्योंकि जो स्पिनॉइड है उसके अंदर एक कैविटी है जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका के अंदर कौन बैठा रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए हम उसको सबसे वीकेस्ट बोन बोलते हैं क्योंकि उसमें सूचरिंग ज़्यादा है। आप देखो कितने सारे जगह से वो जॉइंट है, छोटा सा पार्ट। तो इसके लिए वो सबसे वीकेस्ट पार्ट है और हेलमेट्स आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट दिस एरिया। तो टोटल स्कल में से फेशियल के अंदर, क्रेनियम के अंदर 8 बोन्स है, वो याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखोगे? एक फ्रंटल, एक ऑसिपिटल, आगे और सामने, दो दाएं बाएं, उसके अंदर टिफिन जैसे होता है वैसे ही इसके अंदर स्पिनॉइड जो है एक सैंडविच बनाता है बाकी सब बोन के बीच में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो फ्रंटल एक, पैराइटल दो, स्पिनॉइड एक, इथमॉइड एक, एंड ऑसिपिटल एक, एंड टेम्पोरल दो। टोटल 8 बोन्स है। अब देखो हमने स्पिनॉइड के बारे में लिखा, इट फॉर्म्स द बेसल पार्ट ऑफ द स्कल। स्कल को अगर मैं यहाँ से कट कर दूं, कहाँ से कट कर दूं? यहाँ से। तो स्कल का जो नीचे की तरफ बेस होगा, वो फ्लोरिंग जो होगा वो कौन बनाता है? पूरा का पूरा, पूरा का पूरा फ्लोरिंग बनाता है हमारा स्पिनॉइड बोन। वो बटरफ्लाई शेप का होता है। कौन से शेप का? बटरफ्लाई। फॉर्म्स बेस ऑफ द स्कल and it is butterfly shaped bone which communicates each and every cranial bones। हर एक cranial bones को connected है। क्या हुआ बच्चों, कोई दिक्कत? Is there any problem? ओके, आपके स्कूल होंगे क्या? ओके ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट। आपको समझ में आया कि नहीं? लेट मी नो। एक बार हैंड रेस करो। स्टूडेंट्स, आर यू देयर? हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? ओके फाइन। एक बार आप स्केलेटल सिस्टम घर से पढ़ के आना। मुझे पता है कि मसल्स के बाद स्केलेटल में काफ़ी दिक्कत होती है, बट ट्रस्ट में बहुत इजी है। बस आपको मसल्स याद रखने पड़ेंगे और आज तो घर पे जाके सिर्फ स्कल के मसल्स याद रखने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू।